और जनता इब के ऐसा नया चेहरा को एमएलए बनाएगी कि ये सोच भी नहीं पाएंगे कि भी ये हुआ क्या। आपके अलग बदलाव होगा। हाँ, अभी विपक्ष में जो विधायक है रावदान सिंह जी हैं, उन पर भी कई बार ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि वो विपक्ष में रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए आवाज़ नहीं उठाते और समस्याएं ज्यों की त्यों यहाँ पर बनी हुई है। ये कहता है कि हमारी सरकार नहीं है, उसको बस आगे से आगे एक ही पन्ना है और लिखा हुआ है कि हमारी सरकार नहीं है। भी सरकार नहीं है तो भाई कम से कम हमारे नेता है, हमारा एमएलए है, हमारे पूरे 104 गाँव ने पूरा बहुमत से वो जिताया है, तो ये थोड़ी है भी वो इस चीज़ से जो है ना वो आनाकानी करता है, आगे जनता उसका जवाब दे देगी। सच है कि हमारी कुछ गाड़ियां यहाँ पर जो रुकती थी पहले, लेकिन लॉकडाउन के बाद आज महेंद्रगढ़ की बजाय वो लोहारू में तो रुकती है, लेकिन महेंद्रगढ़ में नहीं रुकती। जो भी सरकारें बनती है वो विकास होता है तो वो उत्तरी हरियाणा में होता है, जो विनाश होता है वो दक्षिण हरियाणा में होता है। शायद हमारे क्षेत्र में थी, फिर सब डिपो पास हुआ और आज उनके समधी ही, उनके रिश्तेदार ही जो हैं परिवहन मंत्री हैं। क्या कहेंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी की सरकार है, तो सवाल तो उन पर खड़ा होता ही है कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अभी काम क्यों नहीं करवाते। उनके घर पर कोई कार्यक्रम होता है, उसके अंदर परिवहन मंत्री आकर चले जाते हैं, लेकिन सब डिपो का उद्घाटन करने के लिए कोई मंत्री तो क्या कोई अफसर भी नहीं आता। देखो, ये तो हमारे को काफ़ी जो है ना यातनाएँ जो है ना काफ़ी लोगों का जो है ना मुझे पता है, कई बार कहते हैं भी सरकार के खिलाफ मत बोलो, ये बोलो, ये तो काफ़ी हर दिन मुझे मिलते इस तरह की कुछ धमकियाँ, कुछ प्रेशर कुछ मिलता है आपको? हाँ, काफ़ी। देखो, ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, बहुत कुछ जो है ना मैं जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अब भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु का आशीर्वाद है और ऐसे आशीर्वाद बनाए रहेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि भी हमारा जो शहर बहुत जो और शहरों के मुकाबले ऊंचा जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं इंडिया न्यूज़ पॉइंट। आज हमारे साथ रामनिवास पाटोदा जी बैठे हैं, इनसे पूरी चर्चा करेंगे शहर के विकास कार्यों को लेकर। और ये काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन का कोई विषय हो या फिर बस डिपो से संबंधित कोई विषय हो या फिर सड़क वड़क से संबंधित भी। बहुत बार ये डीसी एसडीएम जब भी आते हैं तो उनको किसी न किसी समस्या का ज्ञापन सौंपते हुए दिखाई पड़ते हैं अपने समर्थकों के साथ। तो विशेष बात ये है कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ में दैनिक रेल यात्री महासंघ के प्रधान भी हैं। तो इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। स्वागत आपका जी। ठीक है शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो पद है वो तो रेलवे से संबंधित है, लेकिन आप बस स्टैंड पर भी दिखाई पड़ते हो। ऐसा जी, हमारा काम ये है कि भी सामाजिक कार्य करना। और मैं 15 साल से इस महेंद्रगढ़ में जब से आया हूँ, और मैं वैसे पुराना मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गाँव पटोदा का रहने वाला था। मैंने देखा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट झज्जर रोहतक है और महेंद्रगढ़ से कम 100 साल आगे चला हुआ है। हर कोई सा विभाग देख ले, हमें उस इलाके में और अपने इलाके में रात दिन जैसे सूरज और चांद का अंतर दिखाई दिया। हमें बड़ा जैसे पीड़ा हुई दिल में, और हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम इस राजनीतिक से ऊपर उठ के, हमें हमारे पास कोई पार्टी लेवल को हटा के हमें कहते कि इस महेंद्रगढ़ का ये बहुत दुर्भाग्य है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, एमपी हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वो हमारे इस विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मेरे खुद का उस चीज़ को देखते हुए और मुझे अपना एक संगठन बनाया, और संगठन में जो हम चाहते हैं कि भी हमारा ये जो महेंद्रगढ़ शहर है, ये हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये हमारे जो रोहतक झज्जर है उससे भी ऊपर उठे, हमारा प्रयास है जी। अच्छा, महेंद्रगढ़ आप कह रहे हैं कि जैसे झज्जर 100 साल आगे है महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ पिछड़ा क्यों है, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगा यहाँ का जो भी आज तक जो भी प्रतिनिधि है जी, उन्होंने इन लोगों को गुमराह किया और वोट ली और अपने मंत्री बने और अपने एसी गाड़ी में बैठे और चंडीगढ़ और अपने गुड़गांव कोई कहीं इन्होंने महेंद्रगढ़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। महेंद्रगढ़ की तरफ यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। आजकल तो सवाल जनता पर भी खड़े होते हैं कि पिछले 45 साल से दो ही नेता, जैसे चंडीगढ़ और गुड़गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं को जिताते आ रहे, तो जनता का भी कहीं ना कहीं इसमें दोष नज़र आता है। देखो, अब वो पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने ये सोच रखी थी भी चलो रामविलास जी काम कराएंगे, कुछ रामविलास गैल जुड़ गए, कुछ कहा कि दान सिंह काम विकास कराएंगे, दान सिंह गैल जुड़ गए, और तीसरा जो कैंडिडेट हैं उस टाइम नहीं था। और अब हमारे पास काफ़ी जो है उनसे भी जो बहुत ही जो है
सक्रिय और दिल से चाहने वाले जो भी भाई विकास चाहिए, ऐसे कई जो है ना हमारे प्रतिनिधि एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए आगे आ गए। अब वो बातें नहीं हैं जो अनपढ़ वाली, अब जागरूक नौजवान बच्चों को सबको पता लग गया कि हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, किस चीज़ की ज़रूरत है? काफ़ी एमएलए बनने के लिए आगे भी आ गए। आजकल क्या होता है कि जैसे ही कोई कैंडिडेट समाज सेवा शुरू करता है, सामाजिक काम करने शुरू करता है, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाना शुरू करता है और कुछ इस प्रकार से सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनता है, तो अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं ये भी विधानसभा या किसी भी प्रकार के चुनाव का आगे आगाज है और ये लड़ेंगे चुनाव। तो क्या आप भी इसी मंशा में हैं? नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी ज़िंदगी में मैं किसी पार्टी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा, ना मैंने किसी चुनाव लड़ने की इच्छा, मैं किसी चीज़ का भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में संकल्प लिया हुआ है। राजनीति तो अच्छी चीज़ है, राजनीति में आके लोगों की सेवा हो सकती है। तो जैसे जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं ये ठीक है, आप अच्छे तरीके से कर भी पा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि आप किसी पद पर आए और फिर कुछ कर पाए। नहीं, मुझे काफ़ी अपना खुद का अनुभव है कि जो समाज सेवा जो आनंद आता है वो राजनीतिक में आनंद नहीं आता। अच्छा, तो अब जो सामाजिक जो आप कार्य करते हो उसमें मुख्यतः जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कंप्लेन, समस्याओं की कंप्लेन लेकर आप DCS तक जाते हैं, अनेकों अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हैं उन तक जाते हैं। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जैसे रेलवे की बात करें हम, क्योंकि आप रेल यात्री महासंघ जो है उसके प्रधान भी हैं, वहाँ पर काफ़ी कुछ समस्याएँ हैं और वो क्या क्या समस्याएं हैं हमारे जो क्षेत्रवासी उनको अवगत भी कराएं और उनके लिए आप लोगों ने और आपके संघ ने क्या प्रयास किए वो भी बताएं। देखिए, कल ही मैं वीरवार को कल मीटिंग में वहाँ बीकानेर गया था। मैं सीनियर DCM से, DRM से, जितने भी अधिकारी थे बीकानेर सबको मैं मिला था। उन्होंने कहा कि भी प्रधान जी ऐसा है, आप जी यहाँ हमारे पास ही सोबर ज्ञापन दो, कुछ भी करो, आप जब तक धर्मवीर इंटरेस्ट नहीं लेगा, हमारा सांसद जो इंटरेस्ट नहीं लेगा, आप नई ट्रेनों का ठहराव करा सकते, नई फेरे बढ़ा सकते, नई ट्रेन नहीं चलवा सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अभी राहुल कासवान ने 2 साल के अंदर ये चूरू, सादलपुर, रतनगढ़ की तरफ 17 नई रेलगाड़ियों जो से चलवाई है। उनका प्रयास है कि वो रेल मंत्री से मिलता रहता है, रेलवे बोर्ड से मिलता रहता है और वो फाइल को पुटअप करवा के वो अपने रेल का जो इतना भी प्रोजेक्ट है वो पास करवा लेता है। हमारा धर्मवीर जी ने आज तक, मैंने कम से कम 20 बार मुलाकात कर ली सांसद साहब की, आप रेल मंत्री से मिल लो, हमारी गाड़ियों का ठहराव नहीं हो रहा, हमारे दिन में गाड़ियाँ की नहीं चल रही। धर्मवीर जी ने खाली क्या है कि कोई इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो ये कहता है ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, ये कितना सही है, कितना सच है कि हमारी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर जो रुकती थी पहले, लेकिन लॉकडाउन के बाद आज महेंद्रगढ़ की बजाय वो लोहारू में तो रुकती है, लेकिन महेंद्रगढ़ में नहीं रुकती। वो अभी एक 20 अप्रैल की एक मीटिंग थी जिसमें राव इंद्रजीत और धर्मवीर जी को रेल मंत्री के वहाँ बुलाया गया था और उनको कहा गया था कि भी अपना जो प्रोजेक्ट दो कि कौन सी गाड़ी कहाँ रुकेगी। तो धर्मवीर जी ने जो है ना हमारा इसकी स्टेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने लोहारू एक गाड़ी अभी 22-123 गाड़ी नंबर बाड़मेर जैसलमेर का भी अभी 1 मई से जो है वहाँ स्टॉपेज करा दिया। वो चाहते हैं जो कोई भी हमें देखे, जो भी सरकारें बनती है वो विकास होता है तो वो उत्तरी हरियाणा में होता है, जो विनाश होता है वो दक्षिण हरियाणा में होता है। अच्छा, तो ये जैसे कुछ गाड़ियों के फेरे की भी अगर हम बात करें, एक तो वैसे ही कहा जाता है कि बहुत सारे फेरे बढ़ा दिए गए, लेकिन वो जो फेरे हैं वो रात के समय ज़्यादा है। देखो, सूटेबिलिटी जो है ही नहीं टाइम की, जैसे सुबह किसी को दिल्ली जाना हो, शाम को वापस आना हो, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर 1-2 ट्रेन को छोड़। कल भी मैंने DRM साहब को कहा था कि सुबह 1 घंटे के अंदर 4 गाड़ियाँ चली जाती है दिल्ली के लिए, और दिल्ली से जब आती है वो 1 घंटे के अंदर ही जो है ना रात को वापस ली जाती है, जयपुर वाली हो। ये टाइम क्या रहता है इनका आने जाने का? इनका देखो, सुबह पहले जो यहाँ गाड़ी आती है वो 2:30 बजे आती है, जो रात के 2:30 बजे। हाँ, रात को 2:30 बजे जो दिल्ली जाती है वो 2:30 बजे जाती है। उसके बाद 2:45 बजे जोधपुर से आती है, वो दिल्ली जाती है। उसके बाद 3:30 बजे अपने बीकानेर से आती है, वो दिल्ली जाती है। उसके बाद अपने तिलक ब्रज 4 बजे वो आती है, मतलब लगभग 1.5 घंटे में वो 4 गाड़ी निकल जाती है। शाम को भी ऐसे आती है, एक 10:30 चलती है, एक 11 बजे चलती है, एक 11:15 चलती है, एक 11:30 चलती है दिल्ली से। वो यहीं 15-15 मिनट में जो है ना अपने जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, गंगानगर के लिए, सब के लिए, मतलब वो रतनगढ़ तक जो है सारी गाड़ियाँ आगे पीछे दौड़ती है। और उसमें मैंने बार बार उनको रेल को मंत्री को भी लिखा है, रेलवे बोर्ड को भी लिखा है
पर क्या है कि वहाँ जो जयपुर और बीकानेर डिवीज़न में जो अधिकारी बैठे हैं वो वहाँ राजस्थान के हैं, तो वो हमारे इस क्षेत्र से बहुत भेदभाव कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं सुनते, हमारे तो बिल्कुल नहीं सुनते और सांसद साहब बोलते नहीं। अच्छा, एक बात और बताएं कि जैसे रेलवे स्टेशन से हम अब सब डिपो, बस स्टैंड यहाँ पर आ जाते हैं, सब डिपो का उद्घाटन नहीं हुआ। काफ़ी बार आपने कभी सरकार को चेताने के लिए आपने भैंस के सामने बीन बजाई ताकि सरकार, मतलब सरकार नुमी भैंस थी, वो चित्र कर रखा था। एक बार तो आपने क्या किया कि सरकार को जगाने के लिए सरकार का ही पिंडदान कर दिया और ब्राह्मण भी जिमाए वहाँ पर, और भी अनेकों प्रकार से आपने इस प्रकार की जो है ना मतलब मेनली अगर हम बात करें तो जगाने के लिए कई आंदोलन और कई इस तरह के क्रांतिकारी स्टेप्स उठाए। देखिए, ये 27 जुलाई 2014 में एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एक ITI मैदान में एक रैली हुई थी, जिसमें राव दान सिंह ने, पूरा क्षेत्र ने और सामाजिक संगठनों ने हमें मांग की थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन विभाग की बहुत भारी दिक्कतें आती है। छात्र छात्राएं, आम लोग जो है ना, आज भी हमारे कम से कम भी हमारे हल्के में 105 गांव हैं जिन्हों में रोडवेज बिल्कुल ही नहीं जाती, जिसमें जाती है तो वो सुबह शाम एक आधी जाती है। लोगों को आवागमन में बहुत भारी परेशानी हो रही है और टेम्पोएँ जो है ना 20-30 सवारी ले जाते, जान जोखिम में रहती है। तो उसके घोषणा होने के बाद हमें धरना प्रदर्शन कराया। जब सरकार जागी उसके बाद ये लगभग 6 करोड़ और 85 लाख रुपए का जो एक सब डिपो बन के तैयार हो गया और इसने बनाने में लगभग 2.5 साल हो गया। पता नहीं गूंगी बहरी है सरकार है। हमने इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भी इसको जल्दी जल्दी चालू कराया जाए, क्योंकि इसके जब इतने पैसे लगा दिए, ये पब्लिक की आम गाड़ी कमाई है और आज भी जो है इसमें दिमाग लगनी, अगर ऐसा ही 6 महीना अगर सरकार ने नहीं करा तो ये बिल्कुल कंडेम हो जाएगा। जी, अच्छा, एक विशेष बात इसमें कि जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, अब यहाँ शिक्षा मंत्री के बजाय मैं पूर्व परिवहन मंत्री कर तो ज़्यादा सही रहेगा। इतनी समस्याएं हमारे क्षेत्र में थी, फिर सब डिपो पास हुआ और आज उनके समधी ही, उनके रिश्तेदार ही जो हैं परिवहन मंत्री हैं। क्या कहेंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी की सरकार है, तो सवाल तो उन पर खड़ा होता ही है कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अभी काम क्यों नहीं करवाते। उनके घर पर कोई कार्यक्रम होता है, उसके अंदर परिवहन मंत्री आकर चले जाते हैं, लेकिन सब डिपो का उद्घाटन करने के लिए कोई मंत्री तो क्या कोई अफसर भी नहीं आता। देखो, जब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सत्यनारायण रामविलास के चुचक लेकर आए थे जी, हम पूरा मिले थे जी, हमारा सब डिपो तैयार हो गया और जल्दी जल्दी चालू करो। रामविलास जी ने भी और परिवहन मंत्री जी ने भी हमारे को आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी जो है ना इसको चालू कर देंगे। वो भी 6 महीने बीत गए। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, उसमें भी जो है ना, ये मार्च की बात है, फरवरी की, उन्होंने फरवरी में ही कहा था कि 31 मार्च तक जो है नई बसें आ जाएगी और इस सब डिपो को चालू कर दिया। उसमें रामविलास के लड़के गौतम ने भी कहा है, वो वीडियो हमारे पास आज भी है, और परिवहन मंत्री ने भी, रामविलास ने भी, और पूरा विश्वास दिलाया था कि 31 मार्च तक हम आपको ये सब डिपो चालू कर दिया। आज 23 जून हो गई, कोई सुनाई नहीं हो रही और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सरकार जो है रहते रहते इस सब डिपो को चालू नहीं कर पाएगी। अच्छा, अब सरकार की बात आई है तो सरकार और नेताओं की बात करें तो यहाँ भी विपक्ष में जो विधायक है रावदान सिंह जी हैं, उन पर भी कई बार ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि वो विपक्ष में रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए आवाज़ नहीं उठाते और समस्याएँ ज्यों की त्यों यहाँ पर बनी हुई है। देखो, मैं किसी एक दूसरे मैंने खुद रावदान सिंह को कम से कम भी 10 बार मैंने कही खुद कि जी आप हमारे यहाँ के MLA हो और आप सब डिपो का निरीक्षण करो, उसमें क्या कमियां हैं, आप हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाओ। ट्रेनों के बारे में भी मैंने उनको कहा है कि वो ये कहता है कि हमारी सरकार नहीं है, उसको बस आगे से आगे एक ही पन्ना है और लिखा हुआ है कि हमारी सरकार नहीं है। भाई सरकार नहीं है तो भाई कम से कम हमारे नेता है, हमारा MLA है, हमारे पूरे 104 गाँवों ने पूरा बहुमत से वो जिताया है, तो ये थोड़ी है भाई वो इस चीज़ से जो है ना वो आनाकानी करता है, आगे जनता उसका जवाब दे देगी। जी, अच्छा, और बात करें विपक्ष में बहुत सारे, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि MLA बनने के लिए बहुत सारे साथी मैदान में हैं, अगर उनकी बात करें तो किसका समर्थन है, किसका लगता है कि कौन आकर आगे जो है ना जनसेवा कर सकता है? देखो, ये पूरा क्षेत्र में चर्चा है, जो विकास कार्य करेगा तन मन धन से, ठीक है, उसको ये अब ये जनता बिल्कुल जवाब देगी और जनता के ऐसा नया चेहरा को MLA बनाएगी
कि ये सोच भी नहीं पाएंगे कि भाई ये हुआ क्या। आपके अलग बदलाव होगा महेंद्रगढ़ में। मतलब दोनों जो हैं एग्जिस्टेंस रखते हैं, ये नहीं होंगे, नया चेहरा होगा। नया चेहरा आपके एमएलए देखना चाह रही है जनता। अच्छा, आपका किसी पार्टी को समर्थन, आप किसी लीडर को फॉलो करते हो या फिर आप किसी का समर्थन हम करते तो हो? उसका समर्थन करेंगे जो हमारा शहर का विकास करे, गांव का विकास करे। हमारे यहाँ कोई बड़ा जो है उद्योग खोले या भाई उसकी लंबी सोच हो बड़ा, उसका हम उसका पूरा तन मन धन दे उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, आप जैसे रामनिवास पाटौदा लिखते हैं, पाटौदा जी मतलब आपको क्यों कहा जाता है? सरनेम आपका पाटौदा है, गांव आपका पाटौदा है क्या? ये ऐसा है जी, हमारे गांव में मैं 15 साल पहले यहाँ ज़मीन वगैरह लेकर मैं सूर्यनिवास का निवासी हूँ। सूर्यनिवास में लगभग 10-15 नाम है रामनिवास। तो उसके जैसे हमने सामाजिक कार्य के लिए जो अपना बचपन से रुचि है, उसके बाद एक रामनिवास खाली लिखा करता। तो उन्होंने जैसे ने भाई हमारे खुद की मेरी व्यक्ति भाई कोई अपना ऐसा भाई वो हो ताकि भाई कोई कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं जो है ना वो पटौदा अपना गांव का नाम लिखता हूँ। अच्छा, तो इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा होता आपके सामने कि तो बाहरी आदमी यहाँ की आवाज़ उठा रहे? देखो, ये तो हमारे को काफ़ी जो है ना यातनाएँ जो है ना काफ़ी लोगों का जो है ना मुझे पता है, कई बार कहते हैं भी सरकार के खिलाफ मत बोलो, ये बोलो। ये तो काफ़ी हर दिन मुझे मिलते इस तरह की कुछ धमकियाँ, कुछ प्रेशर कुछ मिलता है आपको? हाँ, काफ़ी। देखो, ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, बहुत कुछ जो है ना मैं जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अब भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु का आशीर्वाद है और ऐसे आशीर्वाद बने रहेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि भी हमारा ये शहर बहुत जो और शहरों के मुकाबले ऊंचा जाए। चलिए, आपकी जो भावना है वो अच्छी है और उसी को सम्मान देते हुए आज हमारे साथ रामनिवास पाटौदा जी हमारे साथ थे। बाकी ये क्षेत्र की समाज की जो है ना आवाज़ उठाते रहते हैं, जो भी समस्या होती है उसको लेकर। और अब यहाँ पर फ़िलहाल भी एक्टिव हैं अलग अलग जगह पर, जो भी समस्याएं होती हैं उनको लेकर। तो आप क्या कहेंगे रामनिवास पाटौदा जी के बारे में? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। चलिए, जो आवाज़ जो दबाने का सिलसिला है वो तो कहीं ना कहीं राजनीति क्षेत्र में देखने को कई बार मिल जाता है। अमूमन इस प्रकार की जो घटनाएं जो यहाँ पर हमारे क्षेत्र के अंदर हो रही हैं वो ख़ास तौर पर इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारी जनता के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठाई। तभी इस प्रकार से जो रामनिवास पाटौदा जी हैं और इस तरह के जो साथी हैं उन साथियों को मैदान में आकर और इस तरह का जो है ना प्रयास करना पड़ रहा है और क्षेत्र की आवाज़ें उठानी पड़ रही हैं। तो अभी आज हमारे साथ रामनिवास पाटौदा जी थे। आगे भी हम इस तरह के किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।